हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम समझेंगे भारतीय न्याय संहिता बीएनएस। ठीक है। बीएनएस से पहले आईपीसी चलती थी और आईपीसी जो है कब आई, किसने बनाई, क्यों बनाई, इसके बारे में हम समझेंगे। देखिए, देखते हैं भारतीय न्याय संहिता बीएनएस प्रथम विधि आयोग के द्वारा ये आईपीसी बनाई गई थी। स्थापना 1834 में हुई थी और उसके अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले थे आईपीसी के। ठीक है, बनाने वक्त। और 1862 में आईपीसी जो है संपूर्ण भारत पर लागू हो गई थी। सिर्फ जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भूभाग पर भारत के लागू थी। ठीक है, कौन सी? आईपीसी। ठीक है, कब? 1862 ईस्वी में। ठीक है। और जम्मू कश्मीर में कौन सी चलती थी? जम्मू कश्मीर में रणवीर दंड संहिता चलती थी। ये रणवीर दंड संहिता कब बनी? 1857 ईस्वी में बनी थी। ठीक है। और जो है आईपीसी कब बनी थी, यानी कि इंडियन पिनल कोड, मतलब 1862 ईस्वी में। ठीक है, समझ गए। 31 अक्टूबर, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत आईपीसी संपूर्ण भारत में लागू है। यानी कि 2019 में जम्मू कश्मीर में जब 370 की धारा हटा दी गई, तब जो है वहां पर आईपीसी जो है पूरे संपूर्ण भारत पर लागू होने लगी। उससे पहले जो है वहां पर रणवीर दंड संहिता चलती है 2019 से पहले। ठीक है। और 2019 के बाद आईपीसी पूरे भारत देश में लागू होने लगी। ठीक है, अभी भी बीएनएस नहीं आया है। बीएनएस, देखो बीएनएस क्या है? बीएनएस एक जो है जो जो हमारा दंड प्रावधान है यहाँ पर, उनको जो है कुछ दंड कम किए गए हैं, कुछ को अध्याय भी कुछ कम किए गए हैं और कुछ अध्याय जोड़े भी नए जोड़े, कुछ अपराध नए जोड़े गए हैं और अपराधों को बढ़ाया भी गया है। यानी कि इसका रिसाइकिल किया गया है। ठीक है, इसी के बारे में नई बीएनएस बनी है। ठीक है, तो आरपीसी कहते थे, यानी कि जम्मू कश्मीर में तत्कालीन महाराज रणवीर सिंह ने जो है 1857 ईस्वी में रणवीर दंड संहिता बनाई थी। ठीक है, 1857 में। ठीक है, कब? और कब तक चली? 1885 तक रणवीर दंड संहिता चली। ठीक। आईपीसी का प्रारूप और प्रावधान, इसके बारे में हम समझते हैं। आइए देखते हैं। 6 अक्टूबर 1860, यानी कि आईपीसी आई कब भारत देश में, इसके बारे में बताया गया। 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में आईपीसी का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। ठीक है, कब? 6 अक्टूबर 1860 ईस्वी में ब्रिटिश संसद में आईपीसी का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। ठीक है। आईपीसी की फुल फॉर्म है भारतीय दंड संहिता। ठीक है, यानी कि जब पार्लियामेंट में इसे लाया गया तो उसका नाम क्या था? भारतीय दंड संहिता हिंदी में, इंग्लिश में इंडियन पिनल कोड 1860 ईस्वी और उर्दू में ताजीराते 1860। ठीक है। इसमें आईपीसी में कुल धाराएं कितनी हुआ करती थी? तो कुल धाराएं 511 हुआ करती थी। ये कितनी धाराएं हुआ थी? 511। और इसमें अध्याय यानी चैप्टर 23 हुआ करते थे। ठीक है, धाराएं पहले कितनी हुआ करती थी? 511। और जो बीएनएस है, बीएनएस में धाराएं कितनी बची हैं? सिर्फ 358 ही धाराएं बची हैं। बाकी सब धाराएं जो हैं कम कर दी गई। ठीक है, बीएनएस में। तो हम आज बीएनएस को ही समझेंगे। और सबसे आईपीसी, अब आईपीसी में समझ रहे हैं, आईपीसी का सबसे बड़ा अध्याय था 17वां और आईपीसी का सबसे छोटा अध्याय 23वां है। ठीक है, लेकिन 31 जुलाई 2019 राज्य पुनर्गठन अधिनियम के 5वीं अनुसूची के तहत आईपीसी को जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? 31 जुलाई 2019 को संपूर्ण भारत पर जो है आईपीसी चल रही थी। ठीक। अब मूल विधि नियमों का वह समूह जो अपराधों की परिभाषा, देखो आईपीसी का मतलब क्या है, इसके बारे में बताया गया है। आईपीसी किसे कहते हैं? नियमों का वह समूह जो अपराधों की परिभाषा और दंड को निर्धारित करता है। ठीक है, इसमें आपराधिक मामले आते हैं इसमें आईपीसी में, जिनमें सजा एवं जुर्माना दोनों हो सकते हैं। ठीक। अपराध के आवश्यक तत्व, ठीक है, यानी अपराध जो है जो अपराध कब माना जाएगा, इसके बारे में बताया गया कि अपराध कब माना जाएगा जो है, तो इसके आवश्यक तत्व भी होने चाहिए कि इसमें तब आपका अपराध मान लिया जाएगा। मानव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मानव। अपराध करने वाला एक व्यक्ति होना चाहिए। ठीक है। दुराशय,
अपराध करने की मानसिकता जिसमें शामिल हो सकती है, यानी कि आप दुराशय करते हैं तब भी आप अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे। जैसे जैसे आप मानसिकता रहते हैं, जैसे लापरवाही या असावधानी, ठीक है, या उत्प्लावन, ठीक है, आपने किसी को चढ़ा दिया, उसने किसी का अपराध कर दिया, तो ये भी एक अपराध है। योजना का क्रियावन, तीसरा है अपराध श्रेणी में क्या था, अपराध करने की वास्तविक क्रिया। अगर आप अपराध करते हैं प्रत्यक्ष रूप से तो वो भी जो है योजना का क्रिया बनाते हैं तो वो भी अपराध श्रेणी में आएगा। चौथा है क्षति, किसी व्यक्ति या समाज को हानि पहुंचाना, तब भी अपराध की श्रेणी में आएगा। अपराध दो प्रकार के होते हैं, संज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध। देखो संज्ञेय अपराध गंभीर अपराध होते हैं जिनमें पुलिस न्यायालय की अनुमति के बिना ही गिरफ्तार आपको कर सकती है। तो संज्ञेय अपराध जो वो होते हैं जिसमें न्यायालय की बगैर परमिशन के ही पुलिस आपको गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन असंज्ञेय अपराधों में ये जो है अपराध थोड़े कम गंभीर होते हैं। इसमें जो है कोर्ट की परमिशन लेने के बाद ही आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, समझ गए असंज्ञेय एवं असंज्ञेय अपराध। अब समझते हैं जमानती एवं गैर जमानती अपराध। ठीक है, यानी इसमें कौन से अपराध में आपको जमानत मिलेगी, स्वतः जमानत मिलेगी, कौन से अपराध में आपको स्वतः जमानत नहीं मिलेगी, इसके बारे में बताया गया है। तो देखें जमानती अपराध कौन कौन से। जमानती अपराध वे हैं जैसे अपराध जिनमें आरोपी को जमानत स्वतः मिल जाती है, वे जमानती अपराध कहलाते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। पुलिस या मजिस्ट्रेट बिना कठिनाई के जमानत दे देते हैं। ठीक है, देखो आपको कौन जमानत देगा, पुलिस देगी या मजिस्ट्रेट। ठीक है, या वहाँ का जिलाधिकारी को मजिस्ट्रेट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप मान लो कि कहाँ दंगे हो गए हैं या सार्वजनिक शांति भंग करना, ठीक है, या चोट पहुंचाना, तो ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पर जो है जमानत जो है पुलिस दे सकती है, मजिस्ट्रेट भी दे सकता है। आपको न्यायालय की जाने की जरूरत नहीं है, न्यायालय से कोई परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब गैर जमानती अपराध वो होते हैं ऐसे अपराध जिनमें जमानत कोर्ट के विवेक पर आधारित होती है। ठीक है, कोर्ट के विवेक पर आधारित होती है। अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत दी जाती है। जैसे कौन कौन से अपराध हैं, हत्या, बलात्कार, अपहरण, देशद्रोह। इसमें जो है अगर आप इसमें से एक भी कोई गुनाह है तो यहाँ पर जो है आपको जमानत पुलिस नहीं दे सकती, ना मजिस्ट्रेट दे सकता है। यहाँ पर सिर्फ जमानत का अधिकार न्यायालय को है। न्यायालय ही जब चाहेगा तब आपको सिर्फ बेल मिलेगी, अन्यथा बेल नहीं मिलेगी। ठीक है, अब देखते हैं नियम। जमानती अपराध, देखो अपराध कम गंभीर होते हैं। देखो जमानती अपराध किसे हैं, जमानती अपराध जो स्वतः जमानत मिल जाती है, जैसे पुलिस आपको जमानत दे देगी जाने की, मजिस्ट्रेट दे देंगे। तो वैसे कौन से अपराध हैं ये आपको कैसे पता चलेगा कि जमानती गैर जमानती। देखो जमानती अपराध वे होते हैं जो 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान होता है धाराओं में, वो जमानती अपराध होते हैं। ठीक है, जमानती अपराध होते हैं। जैसे 3 वर्ष से अगर इसमें किसी में कम सजा है तो वो जमानती अपराध होते हैं। ठीक, उसमें आपको पुलिस जो है बेल दे सकती है। उसके बाद गैर जमानती अपराध वो होते हैं अपराध गंभीर होते हैं। ये अपराध कैसे होते हैं, गंभीर होते हैं और 3 वर्ष से अधिक या आजीवन कारावास तक हो सकते हैं। तो इसमें जो है आपको बेल पुलिस या किसी मजिस्ट्रेट के द्वारा नहीं मिल सकती, आपको कोर्ट से ही आपको बेल करानी होगी। ठीक है, आइए देखते हैं। अब समझते हैं भारतीय न्याय संहिता यानी BNS। ठीक है, 2023। देखो अभी हमने समझा IPC, ठीक है, अब गैर जमानती ये भी समझ लिया है। अब भारतीय न्याय संहिता जो 2023 में आई है, इससे पहले जो है IPC चलती थी पूरे देश में। क्या चलती थी, IPC। ठीक है, यानी कि इंडियन पिनल कोड। ठीक, भारतीय न्याय संहिता 2023 जिसे 25 दिसंबर 2023 को अधिनियमित किया गया था, यानी कि बनाया गया था। कब, 25 दिसंबर 2023 को। और इसे 1 जुलाई 2024 को भारतीय दंड संहिता 160 यानी 1860 IPC का स्थान ले लिया गया। ठीक है, यानी कि जो BNS बनाई गई थी और जो IPC 1860 ईस्वी में बनाई गई, उसका स्थान जो किसे दे दिया गया, BNS को। ठीक है, कब दिया गया, 1 जुलाई 2025 को, सॉरी 24 को। ठीक है, अध्याय और धाराएं। BNS में कुल 20 अध्याय हैं। कितने अध्याय, 20 अध्याय और 358 धाराएं शामिल हैं। उसमें कितने थे IPC में,
511 कुछ धाराएं थी, इसमें 358 ही धाराएं शामिल की गई हैं। इसका ढांचा आईपीसी के समान है, लेकिन इसमें कुछ अन्य अपराधों और दंडों को भी जोड़ा गया है इसमें बीएनएस में। देखो इसमें कितने चैप्टर हैं? 20 चैप्टर हैं। कितने चैप्टर हैं? 20। 20 चैप्टरों के नाम समझ लेते हैं, उसके बाद एक एक चैप्टर को हम ध्यान से समझेंगे और उनमें कितनी धाराएं, एक एक चैप्टर में कितनी धाराएं आती हैं ये भी हम समझेंगे। ठीक है, तो पहले चैप्टर का नाम है, यानी पहले अध्याय का नाम है प्रारंभिक प्रावधान। धाराएं 1 से लगाकर 3 तक सभी धाराएं जो हैं पहले चैप्टर में आती हैं। दूसरे चैप्टर में यानी अध्याय में दंड, यानी दंड किस किस प्रकार के दंड होंगे, ठीक, इसके बारे में बताया जाएगा। इसमें दंड 4 से लगाकर 13 जो धाराएं हैं इनके सभी के बीच दंड के बारे में बताया जाएगा। तीसरा अध्याय का नाम है सामान्य अपवाद, यानी 14 से लगाकर 44 तक। ठीक, अब 5वें अध्याय का नाम है महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध, यहाँ पर 63 से 99। ठीक है, और छठा है मानव शरीर के विरुद्ध अपराध, मानव शरीर के विरुद्ध अपराध 100 से लगा करके 144 ईस्वी तक, सॉरी 144 धाराएं आती हैं इसके बीच। राज्य के विरुद्ध अपराध 147 से 358। ठीक है, सेना अध्याय 8 कहता है सेना, नौसेना और वायु सेना से संबंधित अपराध, यानी 159 से 168 धाराएं आती हैं। चुनाव से संबंधित अपराध, यानी कि आपने चुनाव में कोई गड़बड़ी की है या कोई भी दिक्कत आ रही है तो धाराएं यहाँ पर लगेंगी 169 से लगाकर 177 तक। 10वां चैप्टर कहेगा सिक्के, बैंक, कामा नोट्स, मुद्रा और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराध, धाराएं 178 से 188 तक। लोक सेवकों द्वारा, चैप्टर 12 लोक सेवकों द्वारा या उनसे संबंधित अपराध 198 से 205 धाराएं के बीच है। ठीक है, चैप्टर 13 कहता है लोक सेवकों की विधिक प्राधिकरण की अवमानना। ठीक है, यानी 206 से लगाकर 226 तक। अब 14वां चैप्टर कहता है झूठे साक्ष्य और सार्वजनिक न्याय के विरुद्ध अपराध, यानी 227 से 269 तक। 15वां सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और नैतिकता के विरुद्ध अपराध 270 से 297। ठीक है, धर्म से संबंधित अपराध, यानी कि आपने धर्म से संबंधित कोई अपराध है तो इसमें 298 से लगा करके 302 तक हो जाएगा। ठीक है, और दस्तावेजों और संपत्ति के चिन्हों में संबंधित अपराध चैप्टर 18, यानी कि 335 से लगाकर 350 तक धाराएं लिए जाएंगी इसमें। और 19 जो है आपराधिक धमकी या अपमान, उत्पीड़न या मानहानि जैसे आदि 351 से लगाकर 357 तक। ठीक है, और 20वां अध्याय का नाम है निरासन और जब्त 358। ठीक है, अब हम एक एक करके समझेंगे पूरे चैप्टर को। तो देखिए पहला चैप्टर है बीएनएस के पहले अध्याय को समझने से पहले ये समझ लेते हैं बीएनएस में कुछ नए अपराध भी जोड़े गए हैं, जैसे संगठित आतंकवाद, साइबर अपराध और वित्तीय धोखाधड़ी की कुछ अपराधों के लिए दंड में वृद्धि की गई है। ठीक है, और कुछ 6 अपराधों के लिए सामुदायिक सेवा के दंड के रूप में भी शामिल किया गया है, यानी कि एक नया दंड के रूप में भी शामिल किया गया है सामुदायिक सेवा। ठीक है, आइए देखते हैं अध्याय प्रारंभिक उपबंध 1 से लगाकर 3 तक धारा इसमें दी गई है। पहला अध्याय में तो पहला अध्याय की पहली धारा है संहिता का संक्षिप्त नाम, कामा, विस्तार और प्रारंभ। पहले धारा बताता है कि संहिता का संक्षिप्त नाम क्या क्या है इसका, ठीक है, विस्तार और प्रारंभ। तो यह धारा यह बताती है कि इस कानून को भारतीय न्याय संहिता 2023 कहा जाएगा। ठीक है, जो कानून बना है आईपीसी के बाद बीएनएस, इसको क्या कहा जाएगा? भारतीय न्याय संहिता 2023। इसकी शुरुआत परिवर्तन की तारीख केंद्र सरकार अधिसूचना द्वारा ही तय करेगी, यानी कि इसकी जो है तारीख कौन तय करेगा? लागू करने की केंद्र सरकार। ठीक है, उदाहरण जैसा आपको उदाहरण देते हैं, सरकार इस कानून को जुलाई 2024 में लागू करने का निर्णय लिया था, तो इस तारीख के बाद किए गए सभी अपराध, ठीक है, यानी कब से लागू किया गया था? 1 जुलाई 2024 को। इसके बाद सभी अपराध इसी कानून के अनुसार देखे जाएंगे, ना कि पुराने भारतीय न्याय संहिता के तहत। ठीक है, समझ गए? यानी पुरानी न्याय संहिता 1860 में बनाई गई, उसके तहत नहीं देखे जाएंगे,
1 जुलाई 2024 जितने भी अपराध हुए हैं ये सब किससे देखे जाएंगे, जो है बीएनएस 2023 से। ठीक है, पहली धारा हो गई। अब दूसरी धारा क्या है, धारा दूसरी कहती है परिभाषाएं, यानी परिभाषा क्या है, यानी क्या क्या किस चीज की, यानी व्यक्ति को क्या कहेंगे, सरकार किसको कहते हैं, यानी न्यायालय की नजर में किसको कहते हैं। व्यक्ति कोई भी इंसान या कानूनी रूप से मान्य संस्था जैसे कंपनी या संगठन, ठीक है, यानी कंपनी या संगठन हो, ठीक है, तो उसे भी हम कोर्ट में व्यक्ति कह सकते हैं। ठीक है, ये बता रहे हैं। ठीक, दूसरा है सरकार। क्या है, सरकार। भारत सरकार और राज्य सरकारें को हम सरकार कहेंगे। ठीक है, लोक सेवक, देखो लोक सेवक किसे कहेंगे, परिभाषा क्या है, सरकारी काम करने वाला अधिकारी जैसे न्यायाधीश या पुलिस या इत्यादि कोई भी कर्मचारी, ठीक है, तो उसे हम लोक सेवक ही कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, लोक सेवक। जैसे अपराध किसे कहते हैं, ऐसा कोई भी काम जो कानून के खिलाफ हो और सजा का प्रावधान हो तो वो अपराध माना जाएगा। दूसरा है दस्तावेज, लिखित, मुद्रित या डिजिटल रूप से मौजूदा प्रमाण, ठीक है, तो उसे जो है हम दस्तावेज मान लिया जाएगा कोर्ट में। ठीक है, मुद्रित हो, लिखा हुआ हो या छपा हुआ हो। ठीक, संपत्ति। संपत्ति दो प्रकार की होती हैं, चल संपत्ति और अचल संपत्ति। देखो चल संपत्ति किसे कहते हैं, चल संपत्ति उन्हें कहते हैं जैसे कार हो गया या गहने हो गए। ठीक है, जैसे मेरे किसी के गहने गिर गए तो उसकी संपत्ति क्या है, चल संपत्ति है। और अचल संपत्ति किसे कहते हैं, जैसे भूमि है, क्या है, जमीन, ठीक, या मकान को हम अचल संपत्ति कहते हैं। ठीक, समझ गए। अब बालक किसे कहते हैं, कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष से कम आयु का है उसे हम बालक कहते हैं। और पुरुष किसे कहते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक है तो उसे हम पुरुष कहते हैं। और महिला किसे कहते हैं, जो 18 वर्ष से अधिक महिला, लड़की, जो युवती है 18 वर्ष से उसकी अधिक उम्र है तो उसे हम स्त्री कहेंगे या महिला कहेंगे। ठीक है, और जीव जंतु किसे कहेंगे, मानव से भिन्न कोई, यानी कि मानव से भिन्न कोई भी जीवित प्राणी तो उसे हम जीव जंतु कहेंगे। ठीक, समझते हैं आगे। धारा 3 कहती है सामान्य स्पष्टीकरण। सामान्य स्पष्टीकरण पहला है साधारण अपवाद लागू होंगे। साधारण अपवाद लागू होंगे। हर अपराध और दंड साधारण अपवाद के अधीन होगा, भले ही इसे परिभाषा में ना दोहराया गया हो। उदाहरण, 7 से कम उम्र के बच्चे द्वारा किया गया अपराध नहीं माना जाएगा। देखो धारा 3 कहती है कि 7 वर्ष से नीचे अगर किसी बच्चे ने कोई भी अपराध कर दिया है तो उस अपराध को अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने नासमझी में किया। कोई समझदार 7 वर्ष का बच्चा नहीं होता है। ठीक है, ये धारा कौन सी बताती है, धारा हमें 3 बताती है। और परिभाषाएं समान रूप से लागू होंगी। संहिता जहां भी कोई परिभाषा दी गई है वहां पूरे कानून में उसी का अर्थ भी ली जाएगी। ठीक है, यानी कि जो परिभाषाएं हमने आपको बताई हैं, मानव, स्त्री या बच्चे, तो उसे ही हम बच्चा कह सकते हैं। 18 वर्ष से ऊपर हो गए तो उसे हम बच्चा नहीं कह सकते हैं। जैसे कि परिभाषा में बताई गई उसी हिसाब से ही कोर्ट में आप लागू कर सकते हैं। संपत्ति का कब्जा, अगर किसी की संपत्ति उसकी पत्नी या लिपिक या सेवक के पास है तो उसे उसी व्यक्ति के कब्जे में माना जाएगा। ठीक है, जैसे मेरे कब्जे में किसी की संपत्ति है तो मेरे कब्जे में उसे माना जाएगा। ठीक, अवैध लोक भी अपराध हो सकता है। किसी को जानबूझकर खाना ना देना, ठीक है, खाना ना देना और उसकी मृत्यु कराना भी हत्या मानी जाएगी। जैसे मान लो कोई भी चीज़ है, अगर कोई आपके घर पर है, उसे आपको खाना नहीं दिया और वो उसकी भूख से तड़प कर मौत हो गई तो ये भी एक हत्या मानी जाएगी और आपका हत्या पर आरोप होगा। ठीक है, आप हत्या के अपराधी होंगे। नंबर 5 कहता है, धारा तीसरी ही पढ़ रहे हैं। नंबर 5 पॉइंट कहता है अपराध में सहयोग करने वाला भी अपराधी दोषी होगा। कोई भी व्यक्ति यदि अपराध में सहायता करता है तो भी वह भी दोषी माना जाएगा, भले ही उसने सीधे अपराध ना किया गया। ठीक है, जैसे मान लो आप कोई अपराध करते हैं और अपराध के आप साथी हैं, या आप जैसे मान लो मर्डर हो रहा है और आप देख रहे हैं, आपने मर्डर खुद नहीं किया लेकिन आप खुद भी एक अपराधी होंगे और आप मर्डर का पूरा आप पर चार्ज लगेगा। ठीक है, ये बताया गया है।
नंबर 6, अपराध में मंशा महत्वपूर्ण, यानी कि अपराध में मंशा महत्वपूर्ण होती है। आपने किस उद्देश्य से उसे मारा है, इसके बारे में। कोई व्यक्ति किसी अपराध को अंजाम देने के इरादे से कोई कार्य करता है और वह भी दोषी होगा। ठीक है। नंबर 7, एक अपराध में कई अपराध बन सकते हैं। यदि कोई अपराध में शामिल है तो उसके कार्यों के आधार पर वह अलग-अलग अपराधों का भी दोषी हो सकता है। ठीक है? यानी कि एक कोई भी अपराध होगा तो धारा 1 नहीं लगती। उसने कत्ल किया है तो उसे हो सकता है उसका कुछ और भी हो, और भी कुछ समस्या उसके संग की गई हों, उसमें कई धाराएँ भी लग सकती हैं। इसके बारे में धारा हमें 3 बताती है। ठीक है? आगे जो है हम कल समझेंगे। आइए देखते हैं।